हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आपको एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। बहुत सारे बच्चे बार बार कह रहे थे सर एग्जिट एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ तैयारी कराइए। मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं। जब मैं कुछ और पढ़ाता हूं तो बच्चों के मैसेज आते हैं। तो चलिए, आज आपकी बात सुन ली गई है। ठीक है, तैयारी मैं बहुत दिनों से कर रहा था इसके लिए, तो आज वो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये जो सीरीज चलने जा रही है ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, या एग्जिट एग्जाम आप कहें, एम्स कहें, आरआरबी कहें, या यूपी ट्रिपल एस सी जो यूपी में होता है। तो इस टाइप के जो भी एग्जाम्स हैं उसके मतलब सामने रखते हुए ये सीरीज हम चलाने जा रहे हैं। अब इसकी खास बात क्या है, मैं आपको पहले बता दूं, ये पहली वीडियो है। जितने मतलब क्या कहते हैं, मार्केट में बहुत सारी किताबें चल रही हैं, उसमें 15 से 20 हज़ार एमसीक्यूज में से छांट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। हर आदमी इतने एमसीक्यूज पढ़ नहीं सकता, सारी किताबें खरीद नहीं सकता, इतना टाइम नहीं है, सबको पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता। उन्हीं में से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको निकाला है, बहुत टाइम लगा है निकालने में, वो आपको पढ़ाए जाएंगे। ये सिलेक्टेड हैं, इसलिए कि जो किताबें हैं उन किताबों में आप देखेंगे कि बहुत सारा कुछ भी एमसीक्यूज बना के ऐसे ही डाल दिया गया है, जो मतलब एग्जाम में कभी पूछे ही नहीं जाएंगे, वो लगते भी नहीं है कि हैं ये एमसीक्यूज हैं, बस बनाया गया ताकि कोई कह रहा है हम 10,000 एमसीक्यूज दे रहे हैं, कोई 7,000 दे रहा है, कोई 5,000 प्लस एमसीक्यूज दे रहा है, तो वो ऐसे ही कुछ भी टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे एमसीक्यूज बना दिए गए हैं। उन्हीं में से छांट छांट के हमने निकाले हैं, और कुछ सिलेबस को सामने रखते हुए एमसीक्यूज निकाल के आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ये तकरीबन 15 से 2,000 से 3,000 के बीच में एमसीक्यूज होंगे, जो मतलब किताबों से हमने निकाला है। उसके अलावा आपको इसमें इस सीरीज के अंदर क्या पढ़ाएंगे, हम अलग अलग स्टेट में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मान लीजिए बीटी यूपी का हो गया, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड, इनकी स्टेट में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कोई नाराज ना हो, सबके मुझे नाम भी याद नहीं, टाइम इतना नहीं है। तो जितने भी स्टेट के मेरे पास क्वेश्चन पेपर हैं पिछले 3 से 4 सालों के, उनमें जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं उसको निकाल के वो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वो भी इसी सीरीज के अंदर। उसके अलावा क्या कहते हैं, जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पेपर को क्या है आपको सॉल्व कराया जाएगा, मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ में। अब ये सारा जो नोट्स है ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा, आप यहाँ पे ये वीडियो तो देख सकते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, ये नोट्स वगैरह आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो ये सारा कुछ मिलेगा आपको एसआर फार्मेसी ऐप में। उस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या प्ले स्टोर से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, एसआर फार्मेसी ऐप। ठीक है, वहाँ पे आपको उस ऐप के अंदर और भी कई सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको यूट्यूब पे नहीं दिया जा सकता है। जैसे कि मतलब कुछ रिकॉर्डेड वीडियोज़ होंगी, सारा कुछ तो यूट्यूब पे नहीं आ पाएगा, समझ रहे हैं। तो जो रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी बहुत सारा, वहाँ पे उसको डाल दिया जाएगा। उसके अलावा क्या कहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्विज होते हैं ना, जो मतलब टेस्ट लिए जाते हैं, उस टाइप के टेस्ट वहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं। वो आप टेस्ट उसको मतलब वो टेस्ट दे के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो नोट्स वगैरह हैं ये सब वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। यूट्यूब पे तो नोट्स नहीं दिए जा सकते, तो ये सारे नोट्स आपको ऐप के अंदर मतलब प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा क्या कहते हैं, जो वन वर्ड क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। फिलिंग दी ब्लैंक्स वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए कि वहाँ से एमसीक्यूज बनने के चांसेस होते हैं। वन वर्ड क्वेश्चन है या फिलिंग दी ब्लैंक से उसको एमसीक्यूज में कन्वर्ट किया जा सकता है बड़ी आसानी से। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिलेंगी। उसके अलावा अगर हमें ऐसा लगेगा कि आपको मतलब लॉन्ग वीडियोस जिसमें एक्सप्लेनेशन है किसी सब्जेक्ट की या किसी टॉपिक की, तो वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। पूरा एक मतलब समझ लिए कि पूरा एक सीरीज़ है, पूरी एक तैयारी है किसकी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या एग्जिट एग्जाम की। अब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस सब में आप उसको मतलब इनको यूज़ कर सकते हैं एज ए फार्मा पोर्शन। जो फार्मा का क्वेश्चंस होते हैं, फार्मा के पोर्शन है, समझ रहे, वो कुछ ऐसे नॉन फार्मा के पोर्शन होते हैं, वो हम यहाँ पे अभी तैयार नहीं करा रहे हैं, इसलिए कि मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, और मैं इतना पढ़ भी नहीं पाता हूँ करंट अफेयर में क्या हो रहा है, किस कहाँ पे क्या मतलब हुआ, किसने किसको गोली मार दी, तो या कौन कहाँ का क्या बना ना, मैं अपडेटेड नहीं रहता हूँ करंट अफेयर से, या किसने कौन सा फिल्म रिलीज किया, कौन गाना किसने बनाया। आजकल तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं कि कौन सा गाना उसने कब रिलीज किया था। तो ये सब आप कहीं और से पढ़िएगा, या अगर कोई ऐसा टीचर मिलता है मुझे जो इन सब में इंटरेस्टेड है और अच्छा मतलब नॉलेज रखता है, तो आपको वो क्या है, मैं उसकी मतलब ट्राई करूंगा कि वो आपको ये चीज़ पढ़ाए। ठीक है, लेकिन मैं अभी उसकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी वीडियोस तो हो सकता है यूट्यूब पे ना आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारी इस टाइप की जो सीरीज़ हैं आपको यूट्यूब पे मिले। लेकिन ज़्यादा जो कुछ है वो सब आपको कहाँ मिलेगा, एसआर फार्मेसी ऐप में। आप ट्राई करिएगा, एग्जिट एग्जाम प्रिपरेशन, वहाँ पे एक मतलब कोर्स होगा, या क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन का कोर्स होगा, सिपाही फार्मा, ये सब कुछ इसके अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है ना।
उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगी। एक चीज़ और, उसमें लाइव क्लासेस नहीं होगी, वहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, इसलिए कि हर आदमी के पास टाइम नहीं होता है कि लाइव क्लासेस अटेंड कर सके। रिकॉर्डेड क्लासेस अपने टाइम के हिसाब से आदमी आराम से कर सकता है। और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग देखना भी नहीं चाहते, इसलिए कि यहाँ पे एड्स वगैरह आते हैं और सारी चीज़ें मतलब सीक्वेंस से मिल नहीं पाती हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग क्या है वो मतलब ऐप को प्रीफर करते हैं। तो आप ऐप में जाके ये बेनिफिट उठा सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें इसका तरीका क्या है वो बता दूं मैं आपको। यहाँ पे हमने अलग अलग फर्स्ट ईयर के, आज मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर के जो 5 सब्जेक्ट, उसमें से 5 इंपॉर्टेंट, हर एक सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, उनको पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब हिंदी में पढ़ते हैं, उनकी इंग्लिश इतनी वीक नहीं है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन करने के बाद 2 से 3 सेकंड का आपको टाइम दूंगा, आप खुद आंसर देने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर मैं आंसर दूंगा आपको। इस तरीके से आपको अच्छा याद हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि एग्जिट एग्जाम की जो अब तक अपडेट्स है उसके मुताबिक, उसके हिसाब से एग्जिट एग्जाम इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है, कोई खबर नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आपको इंग्लिश में ही तैयार करना चाहिए। और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही होते हैं। तो अगर इंग्लिश आपकी थोड़ी वीक है तो आप इसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। खास तौर से मैं उन बच्चों से कह रहा हूँ जो मतलब क्या कहते हैं यूपी के हैं, उत्तराखंड के हैं, या क्या कहते हैं बिहार झारखंड के, जिनकी हिंदी थोड़ी मतलब अच्छी रहती है, इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, तो आपको इंग्लिश थोड़ा अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड। कह रहा है कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो फर्क होता है उसको क्या बोलते हैं। तो ये मेजर्ड वैल्यू क्या होता है और ट्रू वैल्यू क्या होता है। कोई भी एक सामान है, पेन है, मान लीजिए इसका एक असल वजन है, मान लीजिए ये 100 ग्राम का है, लेकिन इसको मैं तौल रहा हूं तो जो वजन आ रहा है, मान लीजिए 90 ग्राम आ रहा है, तो हमने तौला तो ये 90 ग्राम आया, ये मेजर्ड वैल्यू है, और ये 100 ग्राम है, ये क्या है, ट्रू वैल्यू है। कह रहे इन दोनों के बीच में जो फर्क हो रहा है, 10 ग्राम का फर्क आ रहा है, उस फर्क को क्या बोलेंगे, बताइए जल्दी से। तो बोलते हैं एरर। क्या बोलते हैं उसको, एरर बोलते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, इन दोनों के बीच का जो फर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। अच्छा, ये अब मैं आपके लिए इतना ये मेहनत कर रहा हूँ, ये सब कुछ बना के आपको डाल रहा हूँ, तो अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, और जो भी इस टाइप की वीडियोस आए तो कहना ना पड़े, आप उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फेसबुक वगैरह पे या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी हमारे पेज को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और उसको शेयर भी करिए। दूसरा क्वेश्चन है, द क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू टू ए स्टैंडर्ड वैल्यू इस टर्म एज। ये कह रहे हैं कि जो मेजर्ड वैल्यू हमने वजन किया, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू आ गया हमारा, और जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो पहले से हमको मालूम है, जो उसका मतलब नापा गया है अच्छी मशीन के जरिए से, तो उसका स्टैंडर्ड वैल्यू है यानी 100 ग्राम मान लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि हमने जो मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू हमने सामान को तौला, तो जो मतलब क्या कहते हैं क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने एक सामान है, यही पेन हमारा, इसको हमने 4 बार मतलब वजन किया, यह है तो असल में 100 ग्राम का, एक बार आया 70 ग्राम, दूसरी बार आया 80 ग्राम, 90 ग्राम, समझ रहे, 95 ग्राम। तो सबसे जो क्लोज है इसके, ये क्लोज है ना, तो सबसे जो क्लोज है जो वजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन है, उसको क्या बोलेंगे बताइए जल्दी से। तो हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी, यानी ज्यादा एक्यूरेट है असल वजन के, समझ रहे, ज्यादा सही है। एक्यूरेट मतलब ज्यादा सही, ये वाला है, समझ रहे। 70 ग्राम मतलब बहुत दूर हो रहा है, समझ रहे हैं, बहुत दूर हो रहा है, तो ये मतलब एक्यूरेट नहीं हो सकता है। एक्यूरेट ज्यादा है जो 95 ग्राम है, अगर 97 होता तो वो ज्यादा एक्यूरेट होता, 99 होता तो वो ज्यादा एक्यूरेट होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द रिजल्ट ऑफ रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज कॉल्ड। क्या मतलब इसका कि हमने किसी सामान को, ये सब केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, समझ रहे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर 1 के ही क्वेश्चन है ये। उसमें क्या है, हमने यही सामान है, ये इसको हमने वजन किया, 4 से 5 बार किया, ठीक है, 4 से 5 बार किया, एक बार आया 70 ग्राम, दूसरी बार आया 80 ग्राम, तीसरी बार आया 90 ग्राम, चौथी बार आया 95 ग्राम, छठी बार आया 95 ग्राम, फिर तौला हमने, फिर आया 95 ग्राम। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो जो वजन रिपीट हो, अगर ये रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसी यही क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। जो वजन बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटेबिलिटी या रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन है, तो बताइए क्या बोलते हैं। हमने कोई सामान उसको तौला और एक वजन बार बार आ रहा है और कुछ वजन जो है वो एक ही बार 2 बार आया, लेकिन एक वाला जो है सबसे ज्यादा आया, तो ये जो ज्यादा वजन आता है, चाहे वो इसके ज्यादा करीब हो या न हो, समझ रहे हैं, चाहे वो 100 ग्राम के असल वैल्यू के, चाहे वो ज्यादा करीब हो या न हो, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो फिर से समझिए, जैसे मैंने वजन किया, एक बार आया 90 ग्राम, एक बार आया 70 ग्राम, एक बार आया 80 ग्राम,
फिर आया 80 ग्राम, फिर से आ गया 80 ग्राम। तो ये 80 ग्राम क्या है, ये बार बार आ रहा है। 90 ग्राम एक ही बार आया, तो ये वाला जो है ये प्रिसीजन है, ज्यादा प्रिसाइज्ड है, समझे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, यानी बार बार आ रहा है। रिपीटेबिलिटी, बार बार रिपीट हो रहा है, समझ रहे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि जो मैं अपने आप से पढ़ा रहा हूँ तो मैं कुछ गलतियां भी कर सकता हूँ, मुझे कुछ सुधार करनी चाहिए, वो मुझे समझ में नहीं आता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमें और क्या सुधार करनी चाहिए और हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि जिससे हम और अच्छी आपकी तैयारी करा सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड मटेरियल इन फार्मास्यूटिकल इज नोन एज। ये कह रहे हैं जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, यानी जो हमारी दवाएं हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो क्या कहते हैं इंटरमीडिएट मटेरियल हो, चाहे वो क्या कहते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट हो, यानी रॉ कच्चा मटेरियल है, अभी बन रहा है या बन चुका है, उसके अंदर कोई अनवांटेड सब्सटेंस पाया जा रहा है, यानी हमने कुछ चीज़ें बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, वो कुछ एक्स्ट्रा है जो उसमें नहीं होना चाहिए। अगर वो मौजूद है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप चीनी खरीद के लाए और उस चीनी के अंदर कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो आप क्या कहोगे, चीनी प्योर नहीं है, वही तो है, इम्प्योर है वो। ऐसे ही अगर फार्मास्यूटिकल्स के अंदर कोई ऐसी चीज पाई जा रही, दवाओं के अंदर, उसके मटेरियल के अंदर, केमिकल्स के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी, यानी इम्प्योर है, पूरी तरीके से प्योर नहीं है, ठीक है। अब ये अनवांटेड में जो क्या कहते हैं, ज्यादातर हम लोग कंसिडर करते हैं जो क्या कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, कार्बनिक सब्सटेंस हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसको हम लोग ज्यादा कंसिडर करते हैं। इस चीज के लिए, इम्प्योरिटी के लिए, इसलिए कि जब कार्बन वाले कंपाउंड्स होते हैं तो बड़ी जल्दी एक दूसरे से रिएक्शन करके चीजों को खराब कर सकते हैं। तो इसलिए मतलब ज्यादा कंसिडर किसको किया जाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, ऑर्गेनिक मटेरियल को। इनऑर्गेनिक मटेरियल अगर थोड़ा बहुत पाया जाता है बहुत हल्का अमाउंट में, तो उसको क्या कहते हैं हम, मतलब इम्प्योरिटी कंसिडर नहीं करते हैं उस वक्त तक जब तक कि वो टॉक्सिक ना हो या हार्मफुल ना हो, यानी ज़्यादा मटेरियल जब अमाउंट में होगा वो, तब वो टॉक्सिक होता है और तब वो क्या करते हैं, मतलब हार्मफुल होता है। तो अगर बहुत थोड़ा ट्रेस अमाउंट में है तो वो क्या है, इम्प्योरिटी कंसिडर नहीं किया जाता है। कौन सा, इनऑर्गेनिक, यानी जो कार्बनिक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस अप्लाइड टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल इम्प्योरिटी इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि वो प्रोसेस, वो तरीका, वो काम जो कि क्या कहते हैं इम्प्योरिटी को पहचानने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। इम्प्योरिटी समझ में आ गया, उस इम्प्योरिटी को पकड़ने के लिए, चेक करने के लिए कितना है वो, जो तरीका यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, उस चीज को बोला जाता है लिमिट टेस्ट। क्या बोलते हैं, लिमिट टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इम्प्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोसेस, जो मेथड, जो चीज यूज होती है उसको बोलते हैं लिमिट टेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से दूसरा सब्जेक्ट शुरू हो रहा है। व्हाट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द डिजाइन, डेवलपमेंट, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ड्रग। ये कह रहे हैं कि वो कौन सी ब्रांच है जिसमें दवा के डिजाइन करने, डेवलपमेंट, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो कौन सा साइंस की वो ब्रांच है। तो यहाँ पे साइंस की जो ब्रांच यहाँ पे निशान पहले से लगा हुआ है, वो क्या है, फार्मास्यूटिक्स। यानी फार्मास्यूटिक्स जो सब्जेक्ट है, जो ये ब्रांच है, के अंदर हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, दवा के डिज़ाइन। डिज़ाइन करने मतलब अभी हम उसको अभी मतलब बनाया नहीं फिजिकली, अभी उसको सिर्फ सोच रहे हैं कि इस तरीके से बनना चाहिए, ये केमिकल प्रॉपर्टी इसके अंदर होनी चाहिए, समझ रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। हालांकि ये सब डिज़ाइन इतना ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, क्या कहते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसके अंदर इस चीज़ को ज़्यादा पढ़ा जाता है, मतलब केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन सा कंपाउंड जोड़ने से क्या होगा, कौन सा कंपाउंड हटाने से उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी आएगी, कब उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा, कब उसका इफेक्ट घट जाएगा, कब उसका बाइंडिंग इफेक्ट बढ़ेगा, कब बाइंडिंग इफेक्ट घटता है, कब उसके अंदर ऐसी मतलब क्या कहते हैं वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा, क्या हटाएंगे तो बेसिक नेचर का हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं किसमें, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन इसके अंदर भी इसको कंसिडर कर लिया जाता है। तो वो सब्जेक्ट क्या है, फार्मास्यूटिक्स। व्हाट इज द ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम कौन सा है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, कुछ किताबों में लिखा हुआ है सिद्धा, कुछ किताबों में लिखा हुआ आयुर्वेदा, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा है वो। तो देखो जो हिस्ट्री की मतलब क्या कहते हैं, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री यानी जो लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आयुर्वेदा क्या है, ये ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम है। मेडिसिन सिस्टम मतलब दवा इलाज करने का तरीका, ठीक है। तो आयुर्वेदा को क्या है, ओल्डेस्ट माना जाता है।
ये लिखा हुआ है, लेकिन अगर ओरली देखें जो लोगों में प्रचलित है, लोगों में जो मशहूर है, खास तौर से जो तमिलनाडु वाला वो वाला इलाका है, जो साउथ वाला, उसमें चूंकि जो सिद्धा है वो उधर ही से शुरू हुआ था, ठीक है। तो वो लोग ये कहते हैं कि सिद्धा ज़्यादा पुराना है, लेकिन ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, मतलब वैदिक पीरियड से जोड़ा जाता है, यानी जब वेदास आ रहे थे उस टाइम से इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या है, मानते हैं कि आयुर्वेदा चूंकि वहीं से निकला है, वेद से निकला है, तो इसलिए माना जाता है कि आयुर्वेदा ज़्यादा पुराना है इंडिया के अंदर। तो अगर क्वेश्चन ऐसा रहे कि जिसमें सिर्फ आयुर्वेदा है और ये वाले हैं, तो आप आयुर्वेदा पे टिक मार दीजिएगा। अगर क्या कहते हैं क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सिर्फ सिद्धा है और ये वाले हैं, तो सिद्धा पे टिक मार दीजिएगा। अब अगर क्वेश्चन फंसता है उसमें आयुर्वेदा भी दे दिया, सिद्धा भी दे दिया, तो अब आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से आयुर्वेदा पे टिक मारिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ सर्जरी इन इंडिया, या इंडियन मेडिकल फील्ड, इंडिया का जो मेडिकल फील्ड है उसमें फादर ऑफ सर्जरी किसको मतलब माना जाता है। फादर ऑफ सर्जरी मतलब ऑपरेशन वगैरह करना किसने शुरू किया था। तो इसमें क्या कहते हैं, आपका जो है सुश्रुता को माना जाता है। सुश्रुता ऋषि जो हैं ये मेडिसिन के भी माहिर थे और सर्जन भी थे, एक तरीके से सर्जरी वगैरह भी करते थे, ये ऋषि थे, ठीक है। तो ये आंसर है आपका सुश्रुता। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1901 बाई आचार्य पीसी रॉय। 1901 के अंदर कौन सी कंपनी शुरू की गई थी इनके जरिए से, आचार्य पीसी रॉय के जरिए से कौन सी कंपनी थी। तो इसमें निशान पहले से लगा हुआ है, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, ठीक है। ये कंपनी है, का नाम याद रख लीजिएगा। 1901 के अंदर इसको शुरू किया गया था, किसके ज़रिए से, आचार्य पीसी रॉय। इस क्वेश्चन को कई तरीके से घुमाया जा सकता है, किस सन में ये कंपनी बनी, समझ रहे। या क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स ये कंपनी किसने मतलब शुरू की थी, किसने एस्टेब्लिश किया तभी, और ये क्वेश्चन एक ऐसे है। तो तीन तरीके से या और भी तरीके से उसको घुमाया जा सकता है, इसे याद रखिएगा, आचार्य पीसी रॉय को। अगला क्वेश्चन है, ये फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन हैं। व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया। आसान क्वेश्चन है, इंडिया के अंदर कोई फार्मेसी प्रैक्टिस करना चाहता है तो मिनिमम क्या उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब उसकी पढ़ाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, बी फार्मेसी कम से कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अब ये कोग्नोसी शुरू हो रहा है, हु रोट द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट पेंटासो। पेंटासो एक क्या कहते हैं दवाओं पे लिखा हुआ, मतलब पहले जो दवाएं चलती थी, मतलब क्या कहते हैं ये जनरल कोग्नोसी वाली यानी हर्बल वाली, तो उस पर सबसे पुराना ओल्डेस्ट तो बोलते हैं डॉक्यूमेंट किसने लिखा था, जिसको मतलब पेंटासो उसका नाम है, उसको ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट माना जाता है। किसने लिखा था, ये चाइनीज है, उसका नाम बताइए जल्दी से क्या है, शेनंग, ठीक है ना, शेनंग या शेनंग जो भी कहें, चाइनीज है तो। और कहीं पे ये एन की जगह जेड आएगा, जंग नंग, जो भी पढ़ें इसको तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये मैंने काटा नहीं है बल्कि इसको एक्स बनाया है, तो ऐसे भी आता है इसका नाम में, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु क्वाइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी को ये जो टर्म है इसने क्वाइंड किया, किसने दिया था बताइए जल्दी से। हिपोक्रेट्स ने, या ये क्या कहते हैं पेलेटियर्स ने, या अरिस्टोटल ने, या सिडलर ने। तो क्वेश्चन है आपका सिडलर है, इन्होंने ये टर्म दिया था। एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, सरसपरिल्ला पे जब वो रिसर्च कर रहे थे, सरसपरिल्ला आपने देखा पान के पत्ते की तरह से एक चीज़ होती है जो पेड़ पे जाके पूरा एकदम चढ़ जाती है वो, तो उस पर रिसर्च कर रहे थे, सरसपरिल्ला बोलते हैं उसको। रिसर्च करते हुए उन्होंने एक जब अपना रिसर्च पेपर लिखा, उसका टाइटल दिया था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। उसी फार्माकोग्नोस्टिका से निकला है फार्माकोग्नोसी। अगला क्वेश्चन है, साइंटिस्ट हु आइसोलेटेड मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम। ओपियम से सबसे पहले मॉर्फिन को किसने आइसोलेट किया था। ये जो नाम है टेढ़ा मेढ़ा सा, सर्च क्या कहते हैं, सर्च को मतलब प्रोनाउंस करने की कोशिश किया मैंने, तो कहीं इसको ज पढ़ रहे हैं, जर्ट यूरनर या कुछ ऐसे ही है, पता नहीं क्या, इनके नाम भी टेढ़े में रहते हैं। जर्ट यूरनर या जो भी है आप इसको याद कर लीजिएगा। इन्होंने सबसे पहले जर्ट यूरनर, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ओपियम से, जिसको हम अफीम बोलते हैं, उसमें से मॉर्फिन को निकाला था, जो कि कई सारी जगहों पे सीवियर पेन में और उसी जगहों पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म
फार्माकोन मीन्स, बहुत आसान है कि फार्माकोन का मतलब क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग आर दोज विच, कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन से होते हैं। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पजेज सेलुलर स्ट्रक्चर, पजेज ओनली एक्टिव कॉन्टेंट्स या एक्टिव कॉन्टेंट्स, डू नॉट पजेज सेलुलर स्ट्रक्चर, पजेज ओनली बर्ड्स। इसका राइट आंसर है कि जिसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि सेलुलर स्ट्रक्चर रखते हैं। पजेज मतलब होता है रखना, तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो ड्रग हैं जिनके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी उसको जब माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें सेल हमको नज़र आए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगा, जैसे कि गम वगैरह हो गए, तो वो रेजिन हो गया, तो उसको देखेंगे तो वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नज़र नहीं आता है, इसका सेल कैसा है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ क्या है। ए कंडीशन ऑफ, ये कुछ ऑप्शंस हैं इसमें। ए कंडीशन ऑफ बॉडी व्हेन देयर इज नो इन्फेक्शन, तो ये सही मतलब वो नहीं है कि उसके अंदर आएगा कि इन्फेक्शन नहीं है तो आदमी हेल्दी है, लेकिन और दूसरी बीमारियां हो सकती है ना। ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल, ये राइट आंसर है इसका, ठीक है। यानी एक ऐसी हालत, ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, एक ऐसी हालत जिसमें आदमी फिजिकली मेंटली सोशली और स्पिरिचुअली क्या है, ठीक हो। ये सोशल फार्मेसी का ही क्वेश्चन है, शुरू हो गया सोशल फार्मेसी, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ हेल्थ, इनमें से कौन सा डायमेंशन ऑफ हेल्थ नहीं है। मतलब डायमेंशन ऑफ हेल्थ का मतलब होता है कि वो चीज़ें, वो पैरामीटर्स जो है किसी को बताती हैं कि वो हेल्दी है, मतलब पैरामीटर्स कह रहा हूँ, वो पैरामीटर्स को बोलते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो ये 4 होते हैं, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, क्या कहते हैं, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। तो स्पिरिचुअल इसमें नहीं है, यहाँ फाइनेंशियल हेल्थ दे दिया है। तो इस पे क्वेश्चन क्या, इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये जो फाइनेंशियल हेल्थ है ये डायमेंशन ऑफ हेल्थ नहीं है, ये क्या कहते हैं, मतलब ये हो सकता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, समझ रहे हैं। तो ये वाला आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ आर डिफाइंड एज, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ किसको बोलते हैं। तो द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फाइनेंशियल हेल्थ, यानी पैसे वाले चीज़ को, यानी पैसे को आदमी कैसा पैसा उसका कितने है उसको इन्फ्लुएंस करे, उसको प्रभावित करे, तो कहा नहीं। वो फैक्टर जो कि फैमिली प्लानिंग को लीड करे, तो ये भी सही नहीं है। द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ, वो फैक्टर्स जो हेल्थ को प्रभावित करते हैं, वो चीज़ें जो हेल्थ को प्रभावित करते हैं उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ठीक है। ये राइट आंसर है आपका। फैक्टर्स इंप्रूविंग हेल्थ उसको भी नहीं बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये फैक्टर्स जो हेल्थ को मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको अच्छा भी कर सकते हैं खराब भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अगला क्वेश्चन है निर्भया नारी हेल्थ पॉलिसी कैम इन विच ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा NHP, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो निर्भया नारी एक मतलब क्या कहते हैं वायलेंस हुआ था एक लड़की के साथ में दिल्ली के अंदर, तो बहुत बवाल हुआ था उस टाइम पे, सबको मालूम होगा। तो फिर उसके बाद हेल्थ पॉलिसी बनी थी, तो वायलेंस के खिलाफ और भी उसमें चीज़ें थी। तो ये कह रहे हैं कि जो हेल्थ पॉलिसी है अलग अलग सन में आती है, तो वो किस सन में आई थी ये वाली निर्भया नारी। तो आंसर दीजिए, आपको याद होगा, काफ़ी ज़्यादा ये मतलब फेमस मतलब वो था, इवेंट था, बहुत बुरा हुआ था। ये आंसर इसका NHP 2014, ठीक है। अगला क्वेश्चन है MDGs 24, ये कह रहे हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये इसका राइट आंसर है। और ये क्या है, एक मतलब क्या कहते हैं, सन 2000 के अंदर सितंबर सन 2000 में कुछ गोल्स बनाए गए थे, तकरीबन 8 गोल, ठीक है ना। कितने गोल थे इसमें याद रखिएगा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में 8 गोल तैयार किए गए थे, गोल मतलब टारगेट। और कहा कि अगले 1000 साल, मिलेनियम का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया है, मिलेनियम का मतलब होता है 1000 साल, यानी अगले 1000 साल के लिए गोल बनाया कि ये हमें इसको अचीव करना है, ठीक है। तो मिलेनियम और कितने गोल तैयार किए थे, 8, ठीक है। तो याद रखिएगा मिलेनियम का मतलब होता है 1000। अब यहाँ से HAP के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। क्या कहते हैं, लिम्फोइड टिश्यू कम्स अंडर विच टाइप ऑफ टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू ये किस टाइप के टिश्यू के अंदर आते हैं। टिश्यू अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है ना, जैसे नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो लिम्फोइड टिश्यू ये किस टाइप के टिश्यू होते हैं। तो चूंकि ये लिक्विड होते हैं और लिक्विड वाले जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, कनेक्शन
जोड़ने का काम करते हैं, तो इसलिए क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू इसका आंसर है। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि ये जो हमने सीरीज शुरू किया है आपको कैसा लगा है, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। अगर आप कमेंट नहीं करते, हमें पता नहीं चलेगा, तो हम इम्प्रूव भी नहीं कर पाएंगे, मन भी नहीं करेगा बनाने के लिए, पता नहीं बच्चों को पसंद आ रहा है हमारा ये काम, हमारी ये मेहनत, या नहीं पसंद आ रही है। तो इसलिए आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। ब्लड किस टाइप का टिश्यू है, तो ये भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो ये टिश्यू क्या होता है, कितने लोगों को मालूम है, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि टिश्यू क्या होता है, जल्दी कमेंट करके बताइए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हार्ट कम्स अंडर विच टाइप ऑफ टिश्यू। हार्ट जो हमारा, ये किस टाइप के टिश्यू के अंडर में आता है, तो ये आता है, चूंकि मसल्स है ये पूरा, इसमें कोई हड्डी नहीं है, मस्कुलर टिश्यू है, तो इसके अंदर आता है मस्कुलर के अंदर, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, बोन्स आर ए टाइप ऑफ टिश्यू। बोन किस टाइप के टिश्यू होते हैं, तो ये भी जोड़ने का काम करते हैं, तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। कौन से टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। दिस सेल इज द बेसिक, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि जो सेल होता है वो बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है। यूनिट का मतलब ये है, क्या होता है कि इसके अंदर और भी चीज़ें मिल के एक यूनिट बना हुआ है, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ये कहेंगे कि कंपोनेंट है, ये स्मॉलेस्ट कंपोनेंट नहीं है, यूनिट है ये, इसमें और भी चीज़ें मिली हुई हैं। तो ये 25 क्वेश्चन हो गए हैं, 5 पढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 है, विच सेल्स इन द ब्लड डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस। ये कह रहे हैं कि कौन से वो सेल हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, कौन से सेल हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, एरिथ्रोसाइट्स। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर कौन से ब्लड के सेल हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेज एंड सील्स ऑफ द लोअर एयरवेज ड्यूरिंग swallowing। ये कह रहे हैं कि जब हम कोई चीज़ को निगलते हैं, सॉलो करते हैं, तो कौन सी चीज़ है, उस पार्ट का नाम क्या है, जो क्या कहते हैं, जो हमारा एयरवेज है, लोअर एयरवेज या आप कह सकते हैं एयरवेज है, उस रास्ते को बंद करता है, सील कर देता है। आपको मालूम होगा कि ये जो हम यहाँ से, हमारे 2 पाइप हैं, एक है ये बाहर वाला, एक अंदर वाला, एक खाने वाला, एक हवा वाला। ये कह रहे हैं कि जब हम क्या कहते हैं, मतलब कोई चीज़ खाते हैं, कोई चीज़ पीते हैं, निगलते हैं, तो रास्ते को बंद करता है, उस चीज़ का नाम क्या है। तो आंसर आपके सामने है, एपिग्लोटिक्स। ये यहाँ पे मिटाना था, ये भूल गया है, इसको मिटा देना चाहिए था। ये पहला वीडियो है, पहली वीडियो है, तो इसमें कुछ चीज़ें आपको ऐसे लगेंगी, मतलब सभी कुछ मिस्टेक्स होंगी, धीरे धीरे इम्प्रूव हम करेंगे इसको, और ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिक्स है, जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे, ठीक है, जो मतलब क्या कहते हैं, इस रास्ते को बंद करने का और खोलने का काम करता है। सांस लेते हैं तो खुल जाता है, हवा हमारे लंग्स में जाती है, और जब हम खाना खाते हैं उस रास्ते को बंद कर देता है, और फिर खाना कहाँ जाता है, हमारे स्टोमक के अंदर जाता है, एसोफेगस के जरिए से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द साइनोएट्रियल नोड लोकेटेड। ये कह रहे हैं कि जो साइनोएट्रियल नोड होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है। ये नोड क्या होता है, ये आपने अगर एचएपी का चैप्टर पढ़ा होगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो डिटेल में आपको मैंने पढ़ाया है। अगर नहीं पढ़ा तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा, सर्च करिएगा, एचएपी चैप्टर नंबर 10 है, एचएपी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एसआर फार्मेसी सर्च करेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बाय एसआर फार्मेसी, डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा उस चैप्टर को, हार्ट वाला। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और उसको ज़रूर पढ़िएगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। ये नोड्स होते हैं जहाँ से क्या कहते हैं, इम्पल्सेस रिलीज होते हैं, और फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट के अंदर, फिर वो पंपिंग करता है, समझ रहे, नोड्स होते हैं। ये कह रहे हैं कि जो साइनोएट्रियल नोड है वो कहाँ पे पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका राइट आंसर है इन द अपर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, अब इसको पूरा समझाऊं तो 20 से 25 मिनट लग जाएगा पूरा स्ट्रक्चर बना के समझाने में, इसलिए कह रहा हूँ उस वीडियो को देख लीजिएगा, या आप कहेंगे तो आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना। जो अपर वॉल होता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल का, वहाँ पे ये पाया जाता है साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड टू द हार्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये कह रहे हैं कि किसके जरिए से
ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को पहुंचाया जाता है इसके ज़रिए से, समझ रहे हैं, इसके ज़रिए से पहुंचाया जाता है। आपको मालूम है कि ब्लड ऑक्सीजनेटेड कहाँ होता है, हमारे लंग्स के अंदर। अब वो लंग्स से फिर ब्लड आएगा कहाँ पे, हमारे हार्ट के अंदर, ठीक है ना। और वहाँ से फिर पूरी बॉडी के अंदर भेजा जाता है एओर्टा के ज़रिए से। तो जो नसें उसको लेके आ रही हैं, ब्लड वेसल्स जो लेके आ रही हैं, उसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन है। तो एओर्टा से तो पूरी बॉडी में जाती हैं। पल्मोनरी वेंस जो हैं वो लेके आती हैं किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। याद रखिएगा, पल्मोनरी जो वेंस हैं वो लेके आती हैं, पल्मोनरी वेंस जो हैं वो लेके आती हैं किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और लेके जो जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, हमारे हार्ट्स के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं लंग्स तक। वो कौन सी होती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज लेके जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास में। वहाँ पे प्यूरिफिकेशन होता है, वहाँ ऑक्सीजन मिलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाता है, और फिर ब्लड प्योर होता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, उसको लेके आया जाता है फिर हार्ट के अंदर पल्मोनरी वेंस के जरिए से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारा होता है उसका क्या कहते हैं, उसमें मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है। बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, तो उसमें मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। आपको याद रहना चाहिए, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है, हमारी वीडियोस से आपको फ़ायदा पहुंच रहा है, अच्छा, इन वीडियोस को ना बहुत सारे बच्चे अपने क्या कहते हैं जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको हमारा ये सब कुछ ये जो कर रहे हैं हम आपके लिए, अगर आपको ये वाकई में अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, कमेंट ज़रूर करिए कि हमें क्या करना चाहिए, आपको हमारी ये मेहनत कैसी लग रही है। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।